सो कॉल रिजीम चेंज ऑपरेशन था, उनको रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन ये कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ये एक डिलिबरेटली प्लान रिजीम चेंज ऑपरेशन था। स्टूडेंट्स में इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूँगी, उन्होंने पुलिस स्टेशन पे हमला शुरू किया। मेरे ख्याल बांग्लादेश में 400 पुलिस स्टेशन होंगे पूरे देश में, 600 होंगे, और 400 के ऊपर उन्होंने हमला किया, जला दिया, नष्ट भष्ट कर दिया, उनकी वेपन्स को जब्त कर लिया, अपने काबू में ले लिया। और कहते हैं कि 600-700 शायद 1000 पुलिसमैन की मौत की उन्होंने। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और अगर है तो क्यों? बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है और बहुत ही सिक्योरिटी रिस्क है। और मैंने तब देखा कि उन 3 सालों में हर एक टेररिस्ट इंसिडेंट भारत में जो हुआ उसका बांग्लादेशी फुटप्रिंट था, क्योंकि मोहम्मद यूनस के पीछे तो जमात इस्लामी है। और ये कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलिजिटिमेट तरीका है। कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज तो सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट से होती है, पार्लियामेंट से होती है। तो पार्लियामेंट तो है ही नहीं, पार्लियामेंट तो डिसॉल्व कर दी उन्होंने। तो कैसे उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दोबारा इंटरिम गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट ला रहे हैं? उन्होंने एक सवाल पूछा कि बताइए अवामी लीग को इलेक्शन में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं। 70% लोगों ने कहा कि अवामी लीग को इंक्लूड करना है और अनकंडीशनली इंक्लूड करना है। और जो लोग 1971 की लिबरेशन वॉर में बिलीव करते हैं वो लोग अभी भी हैं। और जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि प्री 1971 में चले जाएं, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का रिश्ता था, वो ही जारी करने हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DH में। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। हाल ही में साउथ एशिया के बारे में काफ़ी सारी जानकारी हम भी आपको देते रहे हैं, और जो परिस्थितियां हैं वो भी आपके सामने रही हैं कि कैसे बांग्लादेश की जो परिस्थिति है, शेख हसीना का भारत आना, उसके साथ फिर नेपाल में जो भी जेंजी प्रोटेस्ट जिसको नाम दिया गया वो, वहीं अभी बीच में कुछ खबरें आती हैं, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि पाकिस्तान अब एक नया साउथ एशिया ब्लॉक बनाने के बारे में कवायद शुरू कर रहा है, और शायद इंडिया जिसका हिस्सा नहीं होगा। तो आज इन्हीं सारे मुद्दों के बारे में बात करने के लिए हम हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने बहुत नज़दीक से साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को, जो पॉलिटिक्स को देखा है। मीना सीकरी जी, 1971 बैच की टॉपर IFS ऑफिसर। मैम बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे आपके प्रोग्राम पे बुलाया और इतना कुछ कहा मेरे बारे में। शुक्रिया मैम। एकदम सबसे पहली चीज़ जो मैं समझना चाहता हूँ, 37 साल का आपका एक्सपीरियंस, 37 साल में अलग अलग जगह आप रहे, और सबसे नज़दीक से आपने देखा ढाका बांग्लादेश को। खालिदा जिया का वो टेन्योर था, ख़त्म हो रहा था। मैम, तब से लेके आज तक आप बहुत नज़दीक से देखती रही हैं पूरी पॉलिटिक्स को, साउथ एशिया को किस तरीके से बदली है, और उसमें भारत का स्टैंड क्या था और अभी क्या है, प्लीज़। बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं भारत के साथ, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और हमारी सरकार मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी है, उसका सबसे ज़्यादा सक्सेस हमने देखा है बांग्लादेश में। लेकिन ये था रिजीम चेंज ऑपरेशन के पहले। पिछले साल जुलाई अगस्त में जो हुआ है उसे हम सिर्फ एक रिजीम चेंज ऑपरेशन कह सकते हैं, कि बहुत ही केयरफुली प्लान। और मोहम्मद यूनस जो आजकल इंटरिम सरकार के चीफ एडवाइज़र हैं, उन्होंने खुद कहा न्यूयॉर्क में पिछले साल सितंबर में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव की एक बैठक में, उन्होंने कहा कि ये मेटिकुलसली डिज़ाइन था। और उन्होंने बताया पूरी दुनिया को कि ये ना समझिए कि ये कोई स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग था, ये मेटिकुलसली डिज़ाइन था। और उन्होंने जो मास्टरमाइंड है महफूज आलम, जो उनके उस वक्त प्राइवेट सेक्रेटरी थे और अब वो एडवाइज़र हैं, और अब वो एडवाइज़र के पद से भी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया क्योंकि वो इलेक्शन में खड़े होने चाहते हैं। और उन्होंने कहा ये मास्टरमाइंड है। और महफूज आलम की जो पहचान है वो है हिज़्ब उत तहरीर के मेंबर होने की। और इसलिए हमने ये देखा है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन पिछले साल हुआ था, एक तो एक्सटर्नल बैकिंग उसकी थी, सारा कुछ काम पाकिस्तान के ज़रिए हुआ था, और बांग्लादेश में उनका जो सेंटर था वो जमात इस्लामी का था। और इसलिए जो पिछले जुलाई अगस्त से लेके अब तक जो भी बांग्लादेश में हुआ है वो जमात इस्लामी के नेतृत्व में हुआ है। और वो मोहम्मद यूनस के पीछे एक ताकत वही है, और उन्होंने ही कहा है। और आज के दिन इलेक्शन के दौरान वो चाहते हैं कि वो सत्ते में आए। जी, सत्ता में आए। मगर मैम, इसमें कहीं ना कहीं चाइना का एंगल भी है, क्योंकि आपने जब ये बात कही तो उसमें आती है शेख हसीना की 2024 की चाइना विजिट, जिसमें वो गए ना, उनको प्रोटोकॉल दिया गया। तो क्या वो शुरुआती कुछ ऐसे लक्षण थे जो इस रिजीम चेंज की तरफ इशारा कर रहे थे? मेरे तरफ से तो वो सबसे पहला लक्षण वही था कि जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वहाँ गई, और हर बार जब वो जाती रही हैं तो उनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल मिला। और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी बांग्लादेश आए थे, तब भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत
बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए। तो इसलिए उनका पिछले साल जुलाई में जाना और वहाँ पे ऐसे बुरी तरीके उनके साथ सलूक करना, ये मुझे लगा कि अब कुछ होने वाला है। लेकिन ओवरऑल मैं कहती हूँ कि ये जो हुआ रिजीम चेंज ऑपरेशन, चाइना को इसके बारे में ज़रूर पता था, पूरी तरह पता था, लेकिन उसमें उसमें कुछ डायरेक्ट हिस्सा नहीं लिया और उन्होंने सिर्फ ऐसे साइडवेज उन्होंने सब दिखाया। और ये एक बड़ी बात है कि चाइना का रोल जो साउथ एशिया में था हमेशा एंटी इंडियन रोल रहा है, जी। और उन्होंने पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ भी बड़े गहरे रिश्ते बनाने की कोशिश हमेशा की है। पाकिस्तान के साथ तो हमेशा कहते थे हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज, हमारा रिश्ता बहुत स्पेशल है। और बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने इकोनॉमिक रिश्ते और पॉलिटिकल रिश्ते इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। लेकिन हमने ये देखा है कि पिछले साल से जब से ये रिजीम चेंज हुआ है कि अमेरिका ने भी साउथ एशिया में पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते जी। बनाने की बहुत बड़े कदम लिए हैं। और अब जो है मैं तो समझती हूँ कि चाइना और अमेरिका का जो G2 बनाने की कोशिश हो रही है, जी, जी, जी। जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोशिश की है शी जिनपिंग के साथ, उसी के तहत चाइना इज़ फुली इन द नो, लेकिन उनका जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ है वो अलग तरीके से हो रही हैं। जी। अभी रिपोर्ट्स आती हैं कि पाकिस्तान भी एक नया ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है साउथ एशिया में, और उसमें इंडिया उसका हिस्सा नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पहला सवाल। और अगर होता भी है, तो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या बिम्स्टेक बचा है? क्या सार्क 2018 के बाद किसी भी फॉर्मेट में काम कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने अपनी जो ताकत है, अपनी जो पावर है, वो बांग्लादेश में जमाने की कोशिश की है। और ये उन्होंने सरकारी तौर 3 तरीके से की है। एक तो सरकारी तौर से की है, क्योंकि पहले पिछले साल से पहले अ, शेख हसीना भी हो, अन्य सरकारें भी हों, तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को थोड़ी दूरी पे रखा है। जी। ज़रूर जब खालिदा ज़िया प्रधानमंत्री थी, जब मैं वहाँ पे हाई कमिश्नर थी, तब पाकिस्तान ने बिल्कुल यही कोशिश की थी जो आज वो कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे लिए ये मैं इसको दोबारा देख रही हूँ, डेजा व्यू जिसे कहते हैं। जी। क्योंकि उन दिनों में भी पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि बांग्लादेश आर्मी पे, बांग्लादेश ब्यूरोक्रेसी पे अ, अपनी ताकत जमाएँ। और आज के दिन में पाकिस्तान बिल्कुल यही कर रहा है, सरकार की तरफ से और अपनी आर्मी की तरफ से, आर्मी और आईएसआई की तरफ से। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने जो उनके जिहादी ग्रुप्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उनकी एक्टिविटीज़ बांग्लादेश में बड़े ज़ोरों-शोरों से कायम की है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, जी। सब ऐसी चीज़ों की। तो इसलिए भारत के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क जो है, जो सिक्योरिटी एलिमेंट है, वो बहुत बढ़ गया है बांग्लादेश में। 15 साल जब प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, जी। तो इसके तहत जो है बांग्लादेश ने पूरी तरह से भारत की जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थी, उनका बिल्कुल ध्यान देते हुए बहुत अच्छे तरीके से ताल्लुकात, रिश्ते डेवलप हुए हैं। क्योंकि अ, जब खालिदा ज़िया प्रधानमंत्री थी, जी। तब तो सिक्योरिटी रिलेशंस बहुत ही ख़राब थे। जी। और हमारे कहने के बावजूद भी खालिदा ज़िया ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन शेख हसीना ने ध्यान दिया, और इसके बदले में आपने देखा है कि बांग्लादेश में कितनी तरक्की आई है, डेवलपमेंट कितनी हुई है। 6 साढ़े 6-7% फ़ीसदी ग्रोथ, एनुअल जीडीपी ग्रोथ हुआ है जी। बांग्लादेश में, और वो तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के ग्रुप से निकल के आ गए हैं। लेकिन ये जो अब हो रहा है, एक ही साल में इकोनॉमिक सिचुएशन बांग्लादेश में बहुत ख़राब हो गई है। तो ये जो आप कह रहे हैं कोई साउथ एशियन ग्रुपिंग बिना भारत के, ये तो जियोग्राफिकली इम्पॉसिबल है। ओके। और ये तो मेरा ख़्याल कुछ नहीं होगा। लेकिन चीन ज़रूर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करेगा कि अपना जो फुटप्रिंट साउथ एशिया में है वो और ज़्यादा जमाए। हमारी जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, हमारी जो मल्टीलैटरल असिस्टेंस है, बिम्स्टेक के थ्रू रहा, तब भी हमने किया है। तो इसलिए अगर ये पाकिस्तान कुछ भी कोशिश करे, कुछ भी कहे, वो लगे हुए हैं इसी तरीके के, भारत को नीडल करें, भारत को गुस्सा दिलाएँ, जी। भारत को एंटी भारत, एंटी इंडियन जो भी कहें वो नैरेटिव वो कहते चलाए रहें। रखे हैं। हाँ, वो उनकी यही कोशिश है। इंडिया का स्टैंड अभी जो आप देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द करंट सिचुएशन, शेख हसीना जो यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट अभी बांग्लादेश में जिस तरीके से चल रही है, आप इंडिया के स्टैंड को कैसे देखती हैं? देखिए, इंडिया ने शुरू से बहुत स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट दिखाई है। उन्होंने शुरू में यही कह दिया कि हम नई सरकार के साथ काम करने को तैयार हैं। जो पहले हमारे इकोनॉमिक कोऑपरेशंस के प्रोग्राम थे, हम उन्हें कंटिन्यू करने को तैयार हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बांग्लादेश
से अच्छे रहें, क्योंकि हमारे लिए बांग्लादेश और भारत के रिश्ते हमेशा पीपल टू पीपल रिश्ते राइट। रहे हैं। तो हमने ये कह दिया शुरू में। और लेकिन हमने ये भी देखा कि पहले दिन से 5 अगस्त को जब शेख हसीना वहाँ से रवाना होके भारत आई थी, जी। पहले दिन से माइनॉरिटीज़ पे कितना मतलब जो है रेप, किलिंग, लिंचिंग, ज़मीन हड़प करना और बिज़नेसेस डिस्ट्रॉय करना, लोगों की मतलब फ़ोर्स्ड रेज़िग्नेशन लेना, जो स्कूल टीचर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर्स हैं, सबको मतलब अपने पद से हटाना, ये हमने शुरू से देखा है। लेकिन फिर भी हमारे प्रधानमंत्री ने फेलिसिटेशन का मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने ज़रूर कहा कि आप सब लोगों को, बांग्लादेश के सब लोगों के जी। का ध्यान कीजिए और माइनॉरिटीज़ का भी ख़ास आप ध्यान कीजिए। तो भारत ने अपनी तरफ से तो पूरा दिखाया कि वो तैयार हैं, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से कभी हमने कोई भी उनका रिस्पॉन्स नहीं देखा, बल्कि सारे जो प्रोग्राम्स कोऑपरेशन के थे, दिन ब दिन उनको फॉर्मली तो बंद नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ऐसे कह दिया कि वो कुछ उसमें प्रोग्रेस ना हो। और उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए कि जो लैंड रूट से ट्रेड जा रही थी वो सब बंद करें, ताकि जी। अन्य देशों को भी फ़ायदा हो और वो प्राइसेस में पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो या ब्राज़ील, यूएसए जो भी उनको फ़ायदा हो। लेकिन नतीजा तो हुआ यही है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। और जो उनको सप्लाईज़ जो उनकी प्रथमता थी रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट में, पूरी जी, जी, दुनिया जी। में उनकी प्रथमता थी, उनकी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। खत्म हो बल्कि गई है। कहते हैं 300 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। और हालाँकि भारत की तरफ से हम जो ह्यूमैनिटेरियन तौर पे जैसे राइस होता था, तो वो हम भेजने को तैयार हैं, लेकिन जी। अगर बांग्लादेश नहीं लेना चाहते तो उन्हीं की प्रॉब्लम है। राइट। और उनके लोगों की हालत बहुत ख़राब है। और बल्कि ये लोगों की हालत ख़राब होने की तरफ से लोग बड़े नाखुश हैं, जो यूनुस रिजीम से नाखुश हैं। वो कहने लगे हैं कि आगे भालो छिलो, पहले अच्छा था। हुँ। और आजकल जो है कुछ उनको पता ही नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब है। जी। पुलिसमैन की ये जो सो कॉल्ड रिजीम चेंज ऑपरेशन था, वो रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन ये कोई रेवोल्यूशन नहीं था, ये एक डिलिबरेटली प्लान रिजीम चेंज ऑपरेशन था। उसके तहत जो इसे कई स्टूडेंट प्रोटेस्ट बोलते हैं, वाज़ इट जस्ट कोई स्टूडेंट्स अपराइजिंग था ही नहीं। जमात-ए-इस्लामी की जो स्टूडेंट्स विंग है, इस्लामी छात्र शिबिर, हुँ। उन्हीं के लोगों ने पहल ली थी। और उन्हीं के लोगों ने ये कोटा रिफ़ॉर्म पे एक ऐसे हादसा क्रिएट किया था, क्योंकि कोटा रिफ़ॉर्म तो शेख हसीना ने खुद बंद कर दिया था। जी। उन्होंने खुद डिसीजन दिया था कुछ 2019 के इलेक्शन के पहले। तो ये कई सालों से कोई कोटा ऐसे कोटा मूवमेंट था ही नहीं, कोई कोटा था ही नहीं, राइट। क्योंकि सारा वो अबॉलिश कर दिया था। लेकिन 2024 के इलेक्शन के बाद किसी ने कोर्ट केस में कह दिया कि नहीं, ये क्यों बैन किया है, उसे दोबारा चालू कर जी, दो। जी, जी। और फिर वो दोबारा जब वो चालू हुआ, तब स्टूडेंट्स लेड बाय द इस्लामी छात्र शिविर हुँ। वो सड़क पे आ गए कि नहीं, ये हमें शेख हसीना ने तब भी उनसे कहा कि देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रही हूँ, इसकी अपील कर रही हूँ, जी। और मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ कि कोई कोटा ऐसे ना रहे, मैं अबॉलिश करूँगी, तो आप इसमें पेशेंस रखिए और हम आपसे बातचीत करेंगे। और बातचीत चल रही थी, और वो स्टूडेंट मूवमेंट भी बहुत पीसफुल था। और क्योंकि ये कोटा रिफॉर्म का इशू था, तो कई जेन्युइन स्टूडेंट्स भी आ गए थे इसमें ज्वाइन होने के लिए। लेकिन जब 17 जुलाई के आसपास किसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब शेख हसीना ने वो लफ्ज़ रज़ाकार का यूज़ किया, जी। तो तब वायलेंस पे आ गए। तब वायलेंस जो है ढाका यूनिवर्सिटी से ही, जहाँ पे ये सब वेपन्स रखे हुए थे। और साथ-साथ में हमने देखा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने, स्टूडेंट्स मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कहूँगी, उन्होंने पुलिस स्टेशंस पे हमला राइट। शुरू किया। बिल्कुल। मेरे ख़्याल बांग्लादेश में 400 पुलिस स्टेशंस होंगे पूरे देश में, 600 होंगे, और 400 के ऊपर उन्होंने हमला किया, जला दिया, नष्ट-भष्ट कर दिया, उनकी वेपन्स को ज़ब्त कर लिया, अपने काबू में ले लिया। और कहते हैं कि 600, 700, शायद 1000 पुलिसमैन की मौत की उन्होंने। और इसके बारे में ये जो स्टूडेंट्स आए, जो इस्लामी छात्र थी, हुँ। उन्होंने पब्लिकली इसके बारे में स्टेटमेंट दिया कि हाँ, हमने पुलिसमैन पे हमला किया, उनकी मौत हुई। अगर हम ऐसे ना करते तो हमारी मूवमेंट सफल नहीं रहती। बट मैम जो यूनुस सरकार के समर्थक हैं, जो अंतरिम सरकार है, वो तो टेक्नोक्रेट बताते हैं यूनुस को। बिल्कुल नहीं, वो तो हाईली पॉलिटिकल पर्सन हैं, और उन्होंने एक ग्रामीण बैंक संस्था स्टार्ट की हुई है, ज़रूर उनको एक नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, लेकिन नोबेल प्राइज़ उनको इकोनॉमिक्स में नहीं मिला, नोबेल प्राइज़ उनको पीस में मिला है। और ऐसे क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि वो पीस लाए हैं, लेकिन कहाँ पीस? 2007 में
2007 समझिए, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स अगो, राइट जी जब वहाँ पे आर्मी बैक केयरटेकर गवर्नमेंट था, तब भी मोहम्मद यूनस ने पूरी कोशिश की कि वो पॉलिटिकल पार्टी शुरू करें। बिल्कुल ना सफल रहे, कोई भी पॉपुलर सपोर्ट उनको नहीं मिला और ओके 3 महीने के अंदर वो मैदान छोड़ के चले गए कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, और फिर आ गए अब पॉलिटिक्स में। मैम फिर इस बार क्या बदला वॉज इट पाकिस्तान बैकिंग आईएसआई वेस्टर्न बैकिंग, मोहम्मद यूनस जो है वो वेस्ट में बहुत पॉपुलर हैं, हम्म और हर एक बार जो है जब शेख हसीना ने मोहम्मद यूनस के खिलाफ कई केसेस शुरू किए थे और केसेस फाइल भी किए थे, तो पता नहीं 200 शायद नोबेल लॉरियट्स ने उनको चिट्ठी लिखी थी कि आप क्यों इन पे केसेस कर रहे हैं। तब शेख हसीना ने उनको जवाब दिया था कि देखिए, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आइए हमारे देश में और देखिए कि हमने केस क्यों किए हैं, जी सारे कागजात मैं आपको दिखाऊंगी और तब आप कहिए कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया है। और ज़रूर कोई भी नहीं आया, किसी ने कागजात नहीं देखे, और जब यूनस इंटरिम एडवाइजर बने, सबसे पहले जो सारे केसेस है उनके रिवर्स कर दिए गए, क्योंकि इन्होंने जो डेमोक्रेटिक तरीके से जुडिशरी बनी हुई थी, उन्होंने इनको मोबोक्रेसी के तहत कि जी लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को सराउंड कर दिया, घेराव कर दिया और उनको ज़बरदस्ती रिज़ाइन करने पे ले आए। मजबूर किया तब बिल्कुल मोहम्मद यूनस ने अपने लोगों को लबान लगा दिया। जमात-ए इस्लामी के लोग सारे लगे हुए हैं, राइट क्योंकि मोहम्मद यूनस के पीछे तो जमात-ए इस्लामी है, एग्जैक्टली और ये कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल इल्लेजिटिमेट तरीका है। मैम आपने ये जो कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेजिटिमेट तो क्या ये सर क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले इलेक्शंस की बात आई थी जिसको बढ़ाकर 2026 तक पहुंचा दिया गया, पहले दिसंबर के बारे में था, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये सरकार चुनाव लड़ भी सकती है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ अगर चुनाव किसी कारणवश होता भी है, ये लड़ते हैं और अगर ये जीत जाते हैं तो इंडिया का स्टैंड उस पर क्या होगा या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो सरकार है, मैंने इसलिए कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इल्लेजिटिमेट, ये सारे लोग, बांग्लादेश के सारे लोग जानते हैं कि ये सही है, क्योंकि इनकी जब स्वेरिंग इन हुई तो उन्होंने बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन पे अपनी शपथ ली, लेकिन उस वक्त बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि इंतरिम सरकार बन सकती है। जी तो कैसे उन्होंने अंतरिम सरकार बनाई है? अच्छा, अगर वो भी कहें कि उन्होंने जो नए जजेस लाए हैं, उन्होंने ये कहा है कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, ये तौर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होती नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज तो सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट से होती है, पार्लियामेंट से होती है। एग्जैक्टली तो पार्लियामेंट तो है ही नहीं, पार्लियामेंट तो डिसॉल्व कर दी उन्होंने। राइट तो कैसे उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दोबारा इंटरिम गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट ला रहे हैं? और अगर आप कह भी रहे हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट बन सकती है, अगर आप कहें, तब भी आप देखें कि केयरटेकर गवर्नमेंट की कोई शर्तें होती हैं, जो पहले था और जो अब की जजेस ने कहा कि हम दोबारा उसको ला रहे हैं, उनकी शर्तें यही थी कि आप सिर्फ 90 दिन रह सकते हैं और 90 दिन में आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देख सकते हैं और फ्री एंड फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन अरेंज कर सकते हैं। ओके 90 दिन ये रहे, इलेक्शन बिल्कुल उन्होंने नहीं कराई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम रिफॉर्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लोगों ने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, हमें इलेक्शन चाहिए। मैम अगर इलेक्शंस होते हैं और अगर अभी यूनुस सरकार जो है फिलहाल इंतरिम सरकार ये इलेक्शंस लड़ती है और जीतती है, मैं उसके बारे में समझना चाहता देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इलेक्शन, मैंने हूँ कहा था कि जो मैंडेटेड है ये केयरटेकर गवर्नमेंट का, राइट फ्री, फेयर, इंक्लूसिव, हम्म कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हिस्सा लेना चाहिए एंड क्रेडिबल। अगर इंक्लूसिव नहीं है तो क्रेडिबल हो ही नहीं क्रेडिबल नहीं सकता। होगा तो राइट सबसे पहली बात ये पूछने वाली है कि किस बेसिस पे बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ने किस बेसिस में अवामी लीग को बैन किया है, किस बेसिस पे? ये लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं है कि इनका बैन क्यों हुआ। और मैं आपको बताऊं कि 2-3 दिन पहले बांग्लादेश के सबसे बड़ा जो पॉपुलर है बंगाली लैंग्वेज का पेपर, प्रथम आलो है नाम उसका, उन्होंने एक नेशनल ओपिनियन सर्वे पब्लिश की। उन्होंने एक सवाल पूछा कि बताइए, अवामी लीग को इलेक्शंस में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं? ओके 70% लोगों ने कहा कि अवामी लीग को इंक्लूड करना है और अनकंडीशनली इंक्लूड करना है। तो ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि हम अवामी लीग को इंक्लूड नहीं करेंगे? वो तो डर गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अवामी लीग का वोट बैंक इंटैक्ट है और जो लोग 1971 की लिबरेशन वॉर में बिलीव करते हैं, वो लोग अभी भी हैं। राइट और जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि प्री 1971 में चले जाएं, जी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का रिश्ता था, वाला था वो ही जारी करने राइट हैं। और इसलिए वो अपने सब ये जो हैं टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह, जिहादी ग्रुप्स ला रहे हैं। जो ये लोग कह रहे हैं कि हम अवामी लीग का हिस्सा चाहते हैं, वो अवामी लीग नहीं है, वो सारे अवाम हैं। वो कहते हैं कि इलेक्शन
डेमोक्रेटिक इलेक्शन का मतलब है इंक्लूसिव इलेक्शन, इंक्लूसिव इलेक्शन सबका वहाँ पे और होना अगर ज़रूरी ये है। इलेक्शंस बिना अवामी लीग के होए, ये कभी स्टेबिलिटी नहीं ला सकते, कभी प्रोग्रेस नहीं ला सकते। मैम इसमें मैं एक छोटी-सी चीज़ और, जब आपने बोला वॉयलेंस की बात आपने करी, तो इंडिया के लिए कितना बड़ा ये रेड फ्लैग है फिलहाल रीज़न उसके पीछे? क्योंकि अभी थोड़े समय पहले यूनुस जी का एक बयान भी आता है लैंडलॉक को लेकर, कंट्रीज़ के जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है दैट्स लैंडलॉक, इस तरीके से सवाल आया, उनका बयान आया। और मैं थोड़ी-सी एक चीज़ और जोड़ूँ, और वहीं जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उल्फा और बाकी, उनको आईएसआई का समर्थन रहा है और वो बहुत लंबे समय तक बांग्लादेश की ज़मीन को इस्तेमाल करते रहे, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार आई और उन्होंने उनको हटाना और वापस इंडिया को सौंपना भी शुरू किया। बट क्या अभी ये जो सिचुएशन है फिलहाल इस गवर्नमेंट की, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और अगर है तो क्यों? बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है और बहुत ही सिक्योरिटी रिस्क है। जी, और भारत ने सब कुछ नोट किया है, एज आई सेड, भारत ने बिल्कुल स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट से कहा है। जी। उन्होंने ये ज़रूर बांग्लादेश को कहा है कि हम आपके साथ रिश्ते करने कायम करने को तैयार हैं, लेकिन बांग्लादेश ने अपनी तरफ से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जो मोहम्मद यूनस ने चीन में कहा हुँ। कि आप आइए, हम आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया दिखाएंगे, ये तो हमारे कब्जे में है, और वो उन्होंने मैप बनाया और किताब के ऊपर छाप किया और सब किताब सबको देते जा रहे हैं। और ये सब ये बताने के लिए है नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंसर्जेंस ग्रुप को कि आप आइए, हम आपके लिए तैयार हैं, हम आपको दोबारा कोऑपरेशन करेंगे। और जो आईएसआई का फोकस नॉर्थ ईस्ट पे है, वे शुरू से ही है। जो जब 1971 हुआ, जी, तब तो इन्होंने बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंस ग्रुप्स की कोशिश की, इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। और 1947 और 1971 के बीच उन्होंने नॉर्थ ईस्ट ग्रुप्स को पूरी समर्थन दी। ईस्ट पाकिस्तान में उनको बुलाया, उनके कैंप्स बनवाए, और जब खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने दोबारा यही काम शुरू किया। एग्ज़ैक्टली। और हमने उनको कहा कि ये क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल हमारी बात अनसुनी कर दी। और अब जो है वो दोबारा ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल चाह रहे हैं, भारत के लिए ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। भारत अभी इसको देख ही जा रहा है। भारत ने अपने तौर तरीके से अपने डिसीजन ले लिए हैं, वो जानते हैं वो क्या करेंगे, लेकिन वो देख रहे हैं। मैम, जो आपने बोला कि इंडिया बहुत क्लोज़ली इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, तो क्या अभी जो जिसमें बहुत बड़ी बहस भी चल रही है, विंटर सेशन में भी घुसपैठिए, उनको वापस भेजना है, और आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा का भी एक इंटरव्यू आया, उन्होंने बहुत खुले तरीके से उनको बोला कि एक रात में हम आसाम से उनको वापस भेज देते हैं। तो क्या ये भी उसी ही पूरे चीज़ का हिस्सा है? ज़रूर, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश के इलीगल भारत में हैं, ज़रूर उनका जो रोल है वो बहुत ही बरसम है। मैंने जो देखा, जब मैं बांग्लादेश में हाई कमिश्नर थी 2003-2006 के तहत, जी, उस वक़्त खालिदा जिया की सरकार थी और पाकिस्तान आईएसआई बहुत ही हावी था। और मैंने तब देखा कि उन 3 सालों में हर एक टेररिस्ट इंसिडेंट भारत में जो हुआ, उसका बांग्लादेशी फुटप्रिंट था। क्योंकि पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश में आते थे और वहाँ पे वो उन दिनों में ये जो बॉर्डर फेंसिंग भी इनकम्प्लीट थी जी, और इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी, तो वो आ जाते थे भारत में और फिर बांग्लादेश के ज़रिए वो करते थे। और वो स्लीपर सेल बनाते थे। जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश के भारत में हैं, उनका वो स्लीपर सेल बनाते थे, और वो अब उनको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इलीगल इमिग्रेशन की बात है, मैं जी, आपको ये बात बताऊं कि भारत की सरकार ने बहुत दशकों पहले बांग्लादेश की सरकार से इस पे ज़िक्र किया है, और बायलैटरल डॉक्यूमेंट से एक बार इसका ज़िक्र भी आया है, और वो है 1992 में, राइट। जब खालिदा ज़िया दोबारा पहली बार प्राइम मिनिस्टर थी। हुँ, हुँ। वो ऑफिशियल विज़िट पे भारत आई थी, और उनके डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि हाँ, इल्लीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम दोनों देश के बीच डायलॉग के थ्रू सॉल्व होगा। तो ज़रूर ये इलीगल इमिग्रेशन की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, और अब जो है मैंने देखा है कि भारत की सरकार इसे बहुत सीरियसली टैकल कर रही है। और ये जो एसआईआर हुआ है बिहार में, उसके पता चल गया है कि कैसे जो है 68 लाख 68 लाख लोग जो हैं, जी, 6.8 मिलियन लोग जो हैं, उनका नाम जो है पहले जो गुजर गए थे उनके नाम भी अभी कायम है, और उनके जगह में और लोग वोट कर रहे हैं, और जो लोग छोड़ के चले गए हैं दूसरी जगह में, वो भी हैं, और डुप्लीकेशन भी है। ये सब चीज़ें के तहत पता चलता है कि कैसे है। जो वेस्ट बंगाल की सरकार, जब सीपीआई-एम की सरकार थी, जी। उन्होंने ये शुरू किया था, और वो इनवाइट करते थे, आ जाइए, हम आपको राशन कार्ड देंगे, वोटर कार्ड देंगे, वगैरह-वगैरह। और ये बात बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन जब भारत सरकार इतने ज़ोरों से इस पे एक्शन ले रही है, ज़रूर इसकी अ, सॉल्यूशन होगा। रोहिंग्यास की भी यही बात है
कि वो आके बस जाते हैं और फिर वो पॉलिटिकल इशू बन जाता है कि आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो आए हैं, इनको ऐसे थोड़ी आप उनको कुछ राइट्स देते जाएँ, ये देते रेड जाएँ। कारपेट थोड़ी बिछा देंगे, जी, सीजेआई ने बिल्कुल, बोला। बिल्कुल, बिल्कुल। सो पूरे भारत में इसकी अवेयरनेस बहुत है, हुँ। लेकिन एक्शन लेना धीरे-धीरे करना पड़ता है, तो ये हमारी सरकार कर रही है। मैम, मैं इसी पे आना चाहता था, जो डिप्लोमैटिकली एक अप्रोच रही है, फॉरेन पॉलिसी की एक अप्रोच रही है इंडिया की अभी तक, क्या उसमें बहुत बड़े बदलावों की आवश्यकता मान रहे हैं? या फिर अभी जो बदलाव जैसे होते हुए दिख रहे हैं पुराने रिजीम्स की तुलना में, दोज़ आर बेटर, हाउ वुड यू लाइक सी नहीं, दैट? नहीं, देखिए हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत कंसिस्टेंट रही है। नेबरहुड फर्स्ट फ़ॉरेन पॉलिसी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है, वो बिल्कुल एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी है और शायद बिकॉज़ ये पॉलिसी कामयाब रही है, तो अन्य लोग जो हैं, वो भारत को वीकन करना चाहते हैं। ये ज़रूर हमने देखा है कि ये जो हुआ है बांग्लादेश में, ये इसमें एक ये कोशिश भी है, 3 जगह में कलर रेवोल्यूशन हुए हैं। श्रीलंका में 2022 में, बांग्लादेश में 2024 में और नेपाल में नेपाल में। 2025। ये सारे जो कलर रेवोल्यूशन हैं, इसमें ज़रूर एक एलिमेंट है कि भारत की पोज़ीशन इन देशों में कमज़ोर होती जाएगी, ये वो। लेकिन हमने देखा है कि श्रीलंका में बिल्कुल नहीं हुआ है ऐसे कुछ, और बल्कि श्रीलंका ने ये भी साबित किया कि ठीक है, उन्होंने राजपक्षे सरकार को ज़रूर निकाल दिया है, लेकिन जब उनकी इलेक्शंस हुई, तो राजपक्षे की जो पार्टी थी, उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। राइट। तो अवामी लीग क्यों नहीं हिस्सा ले सकती बांग्लादेश में? नेपाल में भी प्राइम मिनिस्टर ओली की सरकार निकल गई, लेकिन अब इलेक्शन में वो ज़रूर उसमें हिस्सा लेंगे। तो ये क्या बात हुई कि बांग्लादेश में ही आप अवामी लीग को बिना किसी मतलब, सो ये सब चीज़ें हैं, भारत इस पे ज़हन रख रहे हैं। हमें ये कहना चाहिए कि भारत इसे समझ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। और इसी में मेरा ख़्याल है कि भारत की जो शुरू से फ़ॉरेन पॉलिसी रही है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की, राइट। हमने वही पॉलिसी मेंटेन की है। स्वायत्तता हमें और चाहिए वो हमेशा। ही हम देख रहे हैं कि आज के दिन में बिकॉज़ हमने स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को इतने गौर से समझा है और प्रैक्टिस में लाए हैं, इसलिए जो अब ये चैलेंजेस आ रहे हैं, इसे भी हम मीट कर रहे हैं और अच्छी तरह से। और आपने देखा प्रेज़िडेंट पुतिन की विज़िट कितनी सक्सेसफुल रही, ओके। और हमने देखा कि अन्य ग्रुप्स के साथ भी जब हमारे प्रधानमंत्री तियानजिन गए थे, चाइना गए थे, तब भी कितनी सक्सेसफुल उनकी विज़िट रही। तो ये जो है, ये नहीं कि एक दिन में हुआ, ये तो हमारी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, ऑटोनॉमी की पॉलिसी हमेशा इसी के तहत हम हर एक ग्रुप से अपने-अपने रिश्ते कायम रखे हैं। हर एक ग्रुप से पॉलिटिकल रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, डिप्लोमैटिक रिलेशंस, पीपल टू पीपल रिलेशंस कायम रखे हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है, वो एक ज़ीरो सम गेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर हम रशिया से रिलेशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्य देशों से हमारे रिश्ते कमज़ोर कर रहे हैं, नहीं। हर एक देश के साथ रिश्ते अपने-अपने जगह पे हैं। जी, आपकी द जियोपॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश जी, जी, वो जी। आने वाली है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या उसमें कुछ ऐसे खुलासे, कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो कुछ हमें जानने के लिए मिलेगा? नहीं, ज़रूर मैं इसको एनालाइज़ करना चाहती हूँ कि, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि भारत ने ये कहा है कि बांग्लादेश भारत के बीच पीपल टू पीपल रिलेशन है। तो इसलिए हमें जो अवाम की सोचें हैं, अवाम के ओपिनियंस हैं, बांग्लादेश के अंदर उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और ये एक्सेप्ट करना कि एक छोटी-सी इंटरिम सरकार आई है, 15 महीने रही है, अब वो कह रहे हैं चलो इलेक्शंस कराइए, और हम इसमें लग गए कि इलेक्शन में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। पहले सोचिए तो सही कि अवाम के लिए ये इलेक्शंस एक्सेप्टेबल हैं कि नहीं हैं? ओके। और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ज़रूर वहाँ पे हलचल मची रहेगी, ज़रूर उससे इंस्टेबिलिटी होगी। बांग्लादेश के लोग बड़े प्राउड हैं, वो याद करते हैं कि 1971 में कैसे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस पाई। राइट। ज़रूर उस वक़्त भी कोई 30% लोग ऐसे थे जो रज़ाकार गिने जाते थे, जो जमात-ए-इस्लामी के सपोर्टर्स थे, जो प्रो पाकिस्तान थे, लेकिन बाकी 70% जो थे, मुफ्ती वाहिनी में। उनमें 70% में से आप देख लीजिए कि 30-35% अवामी लीग के हैं, कि अन्य भी तो हैं। तो इसलिए हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि उस देश के लोगों की इच्छा क्या है। एक तरफ है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एक तरफ है एंटी इंडियन पोस्चरिंग, दूसरी तरफ है कि उस देश के अवाम की इच्छा क्या है, और हम कैसे अपने रिश्ते जो हैं उनके साथ पीपल टू रख पीपल। लें, पीपल टू पीपल हम कैसे रख सकते हैं। तो इसलिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी इसी बेसिस पे बनना चाहिए, जो हम एक्शन लेते हैं इसी बेसिस पे, तो इसलिए मैं बस ऐसे ही एनालाइज करूँगी। वी विल वेट फॉर दैट, ताकि उसके बाद एक बार पढ़ें और दोबारा फिर आके उससे बात कर सकें। बाकी इस बार के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बड़े विस्तार से, बहुत तफ़सील से सारी थैंक यू, चीज़ें बताई। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू।
तो सुना आपने वीना सीकरी मैम को, आईएफएस ऑफिसर, और एक बहुत लंबा जो उनका अनुभव है वो उनकी बातों में भी झलकता है कि किस तरह से अभी जो सामने से दिख रहा है यूनुस सरकार, जो अंतरिम सरकार है वहाँ की, बांग्लादेश की, जो चाह रही है कि आने वाले समय में इलेक्शंस हों, मगर वो क्या फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे या कॉन्स्टिट्यूशनली वो इलेक्शंस कराने की स्थिति में भी हैं। तो इन सारी चीज़ों पर, साथ ही साथ एसआईआर और जो घुसपैठियों की जो बात चल रही है देश में, उस पर खुलकर उन्होंने बात की है। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको क्लैरिटी आई होगी और आने वाले समय में अगर इस दिशा में कुछ भी नई चीज़ होती है, क्योंकि जैसा कि शेख हसीना भारत में ही है, तो कोशिश करेंगे दोबारा मैम से आकर समझें और थोड़ा-सा और अपनी जो समझ है उसमें विस्तार करें। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अपना सहयोग लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब के रूप में हमारे साथ बनाए रखें। कैमरे के पीछे हैं मेरे सहयोगी रति और सुशील। मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, नई दिल्ली।